नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने बीजेपी के हौसलों में नई उड़ान भर दी है। झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो जम्मू कश्मीर में मिशन 44+ से दूर रहकर भी बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तो अब यहां तक संकेत दे रहे हैं कि जम्मू में भी सभी विकल्प खुले हैं और सरकार बनवाने में भी उनकी पार्टी अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा सवाल नतीजों को देखकर जहन में आ रहा है और वो ये कि क्या ये जीत बीजेपी की है या फिर दोनों राज्यों में जनता ने सिर्फ और सिर्फ मोदी के नारों और वादों पर यकीन करके बीजेपी को वोट दिया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर बीच बहस की शुरुआत इसी बड़े सवाल के साथ करते हैं कि क्या झारखंड और जम्मू कश्मीर में लोगों ने मोदी पर भरोसा जताया, बीजेपी पर नहीं? जताया, बीजेपी पर नहीं। रांची से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू तक बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। जश्न की वजह भी बड़ी है। झारखंड में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सत्ता के बेहद करीब है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पर और पूरी पार्टी पर लोगों का यकीन है। झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अब झारखंड के बाद दिल्ली और पटना की बारी है। जहां पर आतंकवादियों की गोली चलती थी वहां भारत माता की जय और हर हर मोदी हो रहा है। ये बड़ी बात नहीं है। मोदी जी का लहर चल गया दोनों राज्यों में। मोदी जी का लहर पूरे देश में चल रहा है और चलता रहेगा। गुड गवर्नेंस के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दोनों राज्यों में जनता ने कमल पर भरोसा जताया या दोनों ही राज्यों में चला मोदी फैक्टर। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ जम्मू रीजन में 11 सीटें मिली थी। इस बार भी जम्मू रीजन से ही कमोवेश सभी सीटें हासिल हुई हैं, लेकिन सीटें बढ़कर 2 गुनी हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में 10 में से 8 जिलों में बड़ी रैलियां की थी। घाटी में पीडीपी के आगे बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। पार्टी को हिना भट्ट पर पूरा भरोसा था मगर उनकी भी जमानत जब्त हो गई। घाटी में मोदी ने सिर्फ एक रैली की थी, जबकि लद्दाख में बीजेपी का एमपी होने के बावजूद पार्टी 4 सीटें हार गई। मोदी ने यहां एक भी रैली नहीं की थी। ऐसे में साफ है जम्मू कश्मीर में लोगों ने दिल खोलकर मोदी को वोट दिया, बीजेपी को नहीं। वहीं झारखंड की बात करें तो 2000 में पहली बार झारखंड बनने के बाद से अकेले 4 मुख्यमंत्री बीजेपी के ही रहे। इनमें 3 बार सीएम रह चुके अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज भी थे जो इस बार उम्मीद के उलट चुनाव हार गए। ऐसे में यहाँ भी तस्वीर यही बताती है कि झारखंड के लोगों ने भी जम्मू कश्मीर की तरह ही मोदी पर यकीन किया, बीजेपी पर नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के वोटरों को मोदी पर भरोसा है, बीजेपी पर नहीं? और अगर ऐसा ही है तो क्या ये बीजेपी के लिए अशुभ संकेत नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले जीत के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो सुन लेते हैं और महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद हम सुनाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, इंतजार कीजिए। ये दोनों बयान सुनिए, फिर डिबेट में आते हैं। सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम।
टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर कि कौन सी ऐसी फॉर्मेशंस हैं जहां हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करते हुए लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं गुड गवर्नेंस की, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले जाने की, तो उस फॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मेशन बनेगा अभी वो बताना बड़ा मुश्किल है। विल टेक आवर टाइम, क्योंकि आपको याद है 2002 में हमारी 16 सीटें थी और बच्चों की उस वक्त जो अगेन एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था और आज भी जो है बहुत एनसीएन कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं। सो वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज की क्या फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस मीट करें एंड एट द सेम टाइम जो हमारा एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने का, हमारा गुड गवर्नेंस का, तो सो विल टेक आवर टाइम, वी आर नॉट इन अ हरी। मैं मानता हूं कि जनता ने विकास के एजेंडे को पसंद किया है और जो लोग देश के मुख्य प्रवाह को विकास के एजेंडे से डाइवर्ट करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक सबक है। और जहां तक मिशन 44 का सवाल है, आप थोड़ी राह देखिए, कुछ अच्छा होगा। सारे विकल्प खुले हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। डिबेट की शुरुआत हम करें उससे पहले एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं डिबेट में कौन कौन शामिल है, फिर आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाएंगे। अनिल बलूनी हमारे साथ रहेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के। कुछ ही देर में जुनैद मट्टू साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे। डॉक्टर समीर कौल हमारे साथ होंगे, पीडीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुज गुप्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। अनुज जी सुबह से ही लगातार अपना आकलन प्रस्तुत करते रहे हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब को भी जुड़ना है कुछ ही देर में, सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी साहब भी हमारे साथ होंगे। अनिल बलूनी जी, एक आंकड़ा मैं अपने दर्शकों के लिए यहां टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, उसे मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा, उसे गौर से सुनिएगा, फिर उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि अहम सवाल यह है कि क्या मोदी का जादू चला है, बीजेपी का नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि केवल मोदी का जादू चला है, बीजेपी का नहीं, तो उसका एक आधार होता है। आधार यह है कि अगर जम्मू की देखा जाए, जम्मू के 10 जिलों में से 8 जिलों में मोदी ने रैलियां की और लगभग 25 सीटें जम्मू में मिलती हुई नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं मोदी केवल कश्मीर के नाम पर श्रीनगर में रैली करने पहुंचे, कोई खास फायदा नहीं हुआ, खाता भी नहीं खुला। लद्दाख में भी स्थिति यही है, लद्दाख में भी नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। लद्दाख में एक सांसद है, लेकिन बावजूद उसके वहां कुछ बीजेपी इतिहास नहीं रच पाई, एक सीट है वहां पर। अनिल बलूनी जी, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि केवल मोदी का जादू चला, जहां भी चला, बीजेपी का जादू नहीं चला? देखिए अनुराग जी, मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, हमारी पार्टी के नेता है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सब सारे हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी और पार्टी को अलग अलग कैसे करके देखा जा सकता है? अरे आप उल्टा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। अगर कहीं मोदी मैं साफ मैंने आधार दिया ना अपने सवाल का, मेरा आपसे सवाल अनुराग जी कि कैसे आप का आधार दिया। फिर कश्मीर में क्या हुआ ये बताइए, कश्मीर घाटी में क्या हुआ बीजेपी का, लद्दाख में क्या हुआ बीजेपी का, ये बताइए। वहां मोदी नहीं गए, इसलिए सवाल उठा कि क्या मोदी पर यकीन किया लोगों ने, बीजेपी पर नहीं? मैंने देखिए, मोदी जी पे यकीन करना, पूरे देश के अंदर इस वक्त अगर सबसे कोई रिलायबल पॉलिटिशियन है तो मोदी जी हैं। मोदी जी इस देश के लिए होप है, मोदी जी पे हर आदमी विश्वास करता है। अगर आज के युग में राजनीतिक लोगों पे जब लोगों का विश्वास नहीं है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी जी हमारी पार्टी के नेता हैं। लेकिन जहां तक आप बात करें कश्मीर वैली का भी, देखिए वैली में हमारे, अनुराग जी आप अगर पूरे विश्लेषण करेंगे तो वैली के अंदर हमारे मतों में बहुत वृद्धि हुई है, हमको 12-13% वोट मिला वैली के अंदर। तो निश्चित तौर पे हमारी वैली में एंट्री हुई है, लोग हमको देख रहे हैं। और आप देखिएगा, हम ऐसे नहीं है कि हम अगर वैली में हम नहीं आए तो बलूनी जी, हिना भट्ट की जमानत जब्त हो गई, पता नहीं आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आपका खाता खुला, कोई बात नहीं वहां पर। अनुराग जी कोई बात नहीं, अनुराग जी
आज के दिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमको 24% वोट मिला, हम सबसे ज्यादा वोट मिलने वाली पार्टी हैं, हमारे को जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने पसंद किया, हम नतमस्तक हैं उनके इस मैंडेट के लिए। आप मतलब कहीं किसी रीजन में हमारा नहीं रहा, कम रहा है, हमारा आधार हमको बढ़ाने की जरूरत है, हम बढ़ाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू कश्मीर की जनता का कोई मैसेज है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर जम्मू कश्मीर के इस चुनाव का कुछ भी मैसेज है तो भारतीय जनता पार्टी है। अनुज गुप्ता जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये नतीजे इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के पार्टी अब छोटी हो गई है, मोदी बड़े हो गए हैं? अनुराग जी, केवल इतने आंकड़े से जो आपने दिए मैं ये मानने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू क्षेत्र की दोनों लोकसभा सीटें वाजपेयी साहब के समय भी भाजपा ने जीती हैं, अभी हाल के लोकसभा चुनाव में भी जीत के गई है, और 25 असेंबली क्षेत्रों में उसने इस लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी, जिसमें एक लद्दाख क्षेत्र की थी, बाकी 24 जम्मू क्षेत्र की थी। यदि मोदी साहब वहां 8 सभाएं नहीं करते, 1 या 2 करते, तो भी उनके नाम के वो वोट पड़ते। लेकिन मुझे इसमें एक जो मैसेज समझ में आ रहा है आज के चुनाव में, कि इन 6-7 महीने के मोदी शासन के बाद भी देश का मुस्लिम समाज जो है उसको भाजपा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है। अन्यथा घाटी के अंदर उसका खाता जरूर खुलना चाहिए था, क्योंकि वहां मोदी साहब ने श्रीनगर में जो सभा की, उसके अलावा दीपावली उन्होंने वहां जो मनाई, इन सब चीजों का कोई असर हो सकता है। जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 10-11% वोट घाटी में मिले हैं, जो कि लोकसभा में केवल 1.5% वोट मिले हुए थे। वो वोटों का अंतर संभव है कि वोट बढ़े हों, लेकिन यदि वोट बढ़े होते रियली तो इस समय तक बीजेपी ने 11,07,000 वोट जम्मू कश्मीर में हासिल किए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में पोलिंग अभी से थोड़ी कमी थी, उस समय वहां पर 11,54,000 वोट लिए हुए थे। यानी बीजेपी के वोट लोकसभा चुनाव से अभी तक में घट गए हैं, मुझे ये लगता है। ठीक है, पीएल पुनिया साहब, अगर व्यापक प्रोस्पेक्ट्स में ये बात देखें तो फिर उसका आधार झारखंड का उदाहरण देकर भी रखा जा सकता है कि अगर लोग बीजेपी के नाम पर वोट करते तो फिर अर्जुन मुंडा नहीं हारते। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव ले लीजिए, उसके बाद विधानसभाओं के चुनाव ले लीजिए, या अब झारखंड या जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ के एकमात्र ऐसे उनके प्रचारक थे जो सब जगह जाके उन्होंने वोट मांगे और कहा कि मुझ पे विश्वास करिए, मैं केंद्र में हूं और केंद्र से जाके बाकी सब जगह विकास में कराऊंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और अभी 6-7 महीने हुए हैं, लोग बाग इसी उम्मीद में हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ करेंगे। हालांकि ये सही है कि अभी तक कोई बहुत कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लोग उम्मीद में लगाए हुए हैं। बहुत मतलब पुनिया साहब, आपने माना कि मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो बातें कही थी उसे उलटते जा रहे। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि शायद ये कुछ करेंगे, उसीलिए उनको वोट पड़े। और जो जम्मू कश्मीर की जो बात करें, मैं सहमत हूं इस बात में कि केवल जम्मू क्षेत्र में, जहां पहले भी इनको वोट मिलते थे, जहां पहले भी सांसद चुने जाते थे, जहीं से 11 इनके विधायक भी थे, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने अपना इजाफा किया, ये सही है, लेकिन वैली है, लद्दाख है, जहां पर ये उम्मीद कर रहे थे वहां कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक कि आर्मी ने जो अच्छा काम किया फ्लड के बारे में, उसका भी खुद क्रेडिट लेने की बात की। जो आर्मी ट्रिब्यूनल ने कुछ फौजियों को सजा दी, उसको भी क्रेडिट लेने का काम किया, लेकिन वैली ने पूरी तरह से उसको नकारा है और उनको, मोदी को वहां से कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ठीक है बलूनी जी, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों का, सुनिए, नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों का दायरा बढ़ा लेते तो शायद आज 44+ का जो ख्वाब था वो पूरा हो सकता था। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी रैलियां घाटी में भी होनी चाहिए थी, लद्दाख में भी होनी चाहिए थी, तब आज ये स्थिति ना आती, आप दूसरे नंबर की पार्टी ना होते? नहीं, देखिए अनुराग जी, वहाँ पहले नंबर की पार्टी, हमको सबसे ज्यादा मत मिले हैं, पहली बात तो ये। वहां उन्होंने इसलिए नहीं की कि वहां पर कोई आता नहीं। पुनिया जी के जहां तक सवाल है, नहीं सुनिए, पुनिया जी का जहां तक सवाल है, पुनिया जी पहले नंबर की पार्टी कैसे कह रहे हैं आप अपने आप को? आप देखिए कि नहीं, हमको सबसे ज्यादा मत मिले वहां, अगर मतदान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा मत मिले वहां पर। और जहां तक
और देखिए जहां तक पुनिया जी की कहने के है, पुनिया जी ये छोड़ दें कि हमको कहां वोट मिल रहा है कहां नहीं मिल रहा है। लोकसभा में 44 सीटें रह गई, महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी हो गए, हरियाणा में चौथे नंबर की पार्टी हो गए, अब झारखंड में भी चौथे नंबर की पार्टी हो गए, अब जम्मू कश्मीर में चौथे नंबर तीसरे नंबर के लिए जूझ रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में चौथे तीसरे नंबर के लिए जाएंगे। तो कृपया करके मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए सोचे। मोदी जी के नाम पर वो कहते हैं कि लोगों को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा ना करें, मोदी जी पे विश्वास है उनका। अरे भारतीय जनता पार्टी की भी चर्चा करनी होगी। आज जो कर रहे हैं, सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछा है, चर्चा की सवाल भारतीय जनता पार्टी पे पूछा है, तो वही तो चर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की चर्चा करेंगे तो उसका भी जवाब दूंगा मैं। बिल्कुल। आपका बहुत धन्यवाद। आपने कहा मोदी जी पे लोगों का विश्वास है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी। लेकिन अनिल मनोज जी, आप किसको क्रेडिट देते हैं, बीजेपी को या मोदी को? देखिए मैंने कहा ना, मोदी जी का क्रेडिट बीजेपी का क्रेडिट एक ही है। मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, मोदी जी हमारी पार्टी के सबसे अग्रणी नेता है, और मोदी जी और पार्टी को अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन अमित शाह साहब ने मोदी जी को क्रेडिट दिया है। एकमात्र नेता है, नहीं इसमें कोई सबसे अग्रणी नेता है, और मोदी जी और पार्टी को अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन अमित शाह साहब ने मोदी जी को क्रेडिट दिया है। एकमात्र नेता है, नहीं इसमें कोई मोदी वोट पड़ रहे हैं निश्चित तौर पे। मोदी जी, मैंने कहा ना, मोदी जी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा क्रेडिट उनका, कैप्टन वही है हमारे। सुन लीजिए अमित शाह जी ने क्या कहा। इस मौके पर मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। अब अनुज गुप्ता जी, साफ तौर पर क्रेडिट अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को दिया है। क्या आपको लगता है कि मोदी घाटी में भी जाते, रैलियां करते ताबड़तोड़, मोदी लद्दाख में भी जाते तो कम से कम लद्दाख में जो एक सीट थी कम से कम वो तो बची रहती, या फिर नतीजे 44+ का जो ख्वाब देखा था कहीं उसके आसपास से अनुरूप होते? आपको लगता है सर? देखिए 44+ के आसपास तो कहीं नहीं पहुंच पाते। यदि 3 सीटें उनकी बढ़ जाती और 28-29 तक पहुंचते, नंबर 1 की पार्टी बन जाते, तो भी बहुत बड़ी बात होती। घाटी में जाकर के बहुत अधिक रैलियां करने से वोट नहीं मिलने वाले। उनको कुछ ऐसे काम करने होंगे। देखिए जिस समय सरकार यहां काम कर रही है, आप देखिए संसद ठप पड़ी है, क्यों? धर्मांतरण वाले विषय पर। तो ये जब तक ये हिंदू मुस्लिम विवाद से भाजपा बाहर नहीं निकलेगी, तब तक वो कश्मीर घाटी के अंदर सीटें कैसे जीत पाएगी, जहां 95% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी में उसको सीटें जीतने के लिए आवश्यक होगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है, नरेंद्र मोदी ने कहा है। अभी ब्रेकिंग आ रही है, मैं बता दूं अनुज गुप्ता जी, झारखंड में स्थिरता के लिए वोट दिया है लोगों ने, ये मोदी ने कहा है। बधाई दी उन्होंने सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जनता को, वोटर्स जो हैं उनको बीजेपी में विश्वास जताने के लिए उन्होंने शुक्रिया कहा है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत बताया है मोदी ने। इसके अलावा झारखंड में कहा है कि स्थिरता के लिए वोट दिया गया, बीजेपी में विश्वास के लिए सभी का शुक्रिया कहा है नरेंद्र मोदी ने। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई इस बीजेपी की जीत के लिए। जी अनुज, मोदी सरकार यहां दिल्ली में जो अगले कुछ महीनों में, सालों में काम करेगी, उसके आधार पर वो कश्मीर घाटी के अंदर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे। केवल भाषण देने से तो नहीं होने वाला वो काम। और वो उस समय जबकि मुस्लिम समुदाय बीजेपी से लेकर के एक उसकी दूरी बनी हुई है, और उसको दूर करने की कोई कोशिश, गंभीर कोशिश न पार्टी की ओर से होती है और न संघ परिवार की ओर से।
शायद उसकी जरूरत भी उनको अधिक महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि उसके बिना भी वो 282 सीटें लेके आए हुए हैं लोकसभा के अंदर। इसलिए यदि वो घाटी में अधिक सभाएं करते तो भी शायद वहां खाता खुलता या नहीं खुलता, मेरे लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन आज यदि लद्दाख में जाके वो रैली करते तो वहां जरूर उनको एक सीट, जिस पर लोकसभा देखिए उनका जो लोकसभा का सांसद वहां 36 वोट से जीत करके आया, वो एकमात्र सीट 4 में से 1 में लीड लेने के कारण ही जीत करके आया था। यदि वहां भी भाजपा नहीं जीत पाई है तो पार्टी को बताना तो पड़ेगा, भाई वो लोकसभा सीट मैंने वहां से जीता हुआ सांसद क्या वोट दिला पाने में विधानसभा के उम्मीदवार को वो सफल नहीं हो पाए क्या? जी मैं आज सुबह कमलनाथ जी को सुन रहा था, अनिल बलूनी जी, उन्होंने साफ तौर पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मोदी ने 6 महीने सिर्फ वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया, डिलीवर कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में आप लोकसभा के नतीजे नहीं दोहरा पाए। ये कमलनाथ जी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया, समझ लीजिए। देखिए बड़ी हास्यास्पद सी बातें हैं कि कमलनाथ जी हम पे चुटकी ले रहे हैं। हालत उनकी खुद देखे कहां पहुंच गए, 4थे नंबर की पार्टी बन गए हैं और हम पे चुटकी ले रहे हैं। हम हर जगह जीत रहे हैं, हम महाराष्ट्र में जीत रहे हैं, हम हरियाणा में जीत रहे हैं, हम लोग झारखंड में जीत रहे हैं, हम लोग भाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी तो 44 प्लस आपने कहा था, जम्मू कश्मीर में भी तो 44 प्लस का सपना देखा था ना, वो तो टूटा है। अनुराग जी हमने बहुत वहां गेन किया है, हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। आप क्यों हमारे इसमें खलल डाल रहे हैं? हम संतुष्ट है जम्मू कश्मीर से, हम संतुष्ट आप संतुष्ट हो सकते हैं, अमित शाह संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे कुछ अच्छा होने वाला, इंतजार कीजिए, विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं वो। तो इंतजार कीजिए अनुराग जी, क्या जल्दी हो रही है? आप कुछ घंटे कुछ पल इंतजार कीजिए, आपको भी अच्छी खबर मिलेगी। जी अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। वेद महाजन हमारे साथ पीडीपी के नेता इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन पर। वेद महाजन जी, हालांकि अमित शाह विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि रुकिए, इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी महबूबा मुफ्ती को, आपकी नेता को जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि अभी मामला पेचीदा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जी हाँ जी, बात यह है कि ये बात सही है। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक स्टेबल गवर्नमेंट हम बनाएं और उसके लिए जो है वो हमारे विकल्प जो है वो खुले हैं। और हम इसके ऊपर जो जैसे कि हमारी पार्टी सदर ने भी कहा है कि पार्टी की जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वो इसके ऊपर बैठेगी और इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में दें। बिना बीजेपी से गठबंधन किए बिना तो आप नहीं दे सकते स्टेबल गवर्नमेंट। आपके पास विकल्प खुले भले ही हो, लेकिन है एक ही। देखिए बात यह है कि इस स्थिति के लिए शायद हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारा जो सोच थी वो ये थी कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में अकेली सरकार बना रहे थे। लेकिन आज नई स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसके लिए हम, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इसके ऊपर हम बैठेंगे, विचार करेंगे और इसके ऊपर फैसला करेंगे स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए। नहीं, आप अब चर्चा आप जरूर करेंगे, लेकिन चर्चा के लिए सहयोगी के नाम पर एक बीजेपी के अलावा आपके पास कोई और विकल्प होगा नहीं, आपको नहीं लगता? देखिए राजनीति में जो विकल्प है वो तलाशे जाते हैं। हाँ। और ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे और इसके ऊपर फैसला करेंगे। इतनी जल्दबाजी हमें नहीं है अभी कि आज ही अभी रिजल्ट आए हैं और आज ही हमें इसके ऊपर फैसला करना है, ऐसी बात अभी नहीं है। हाँ जी, क्या नहीं ठीक है। वेद महाजन जी, क्या मुख्यमंत्री आपका होगा? हाँ, हम तो ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा दल इस बार 1 नंबर की पोजीशन लेके आया है, तो हम तो ये जरूर चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा ना हो, हमारा मुख्यमंत्री होगा। जी बने रहिएगा वेद महाजन जी, क्योंकि आपकी बात सुनकर के अनिल बलूनी जी को हंसी आ गई। मैं कारण पूछूं अनिल बलूनी जी से। अनिल जी, आप क्यों हंसे वेद महाजन जी की बात सुनकर? कुछ गलत कहा क्या उन्होंने? नहीं, आप नहीं, हमने मुस्कुराए, ऐसा कुछ नहीं है। वेद महाजन जी अच्छी बातें कर रहे हैं। नहीं, मतलब अगर विकल्प खुले हैं और अगर निकट भविष्य में इस संभावना पर काम किया जाता है कि भाई पीडीपी और बीजेपी एक साथ आए, तो फिर इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि मुख्यमंत्री पीडीपी का हो? नहीं, देखिए अमित शाह जी ने कहा कुछ समय इंतजार कीजिए, अच्छी खबर आएगी।
नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, अच्छी खबर छोड़ दीजिए ना। चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, अच्छी खबर है। नहीं, वो ठीक है, वो ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पीडीपी का हो, इसमें आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं, देखिए अभी हम लोग बैठेंगे, अभी हमने बातचीत नहीं की है। अभी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल मीटिंग है, बातचीत की जाएगी। नहीं, इसमें बैठने की क्या जरूरत है? मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दिए देता हूं। आपने महाराष्ट्र में साफ तौर पर शिवसेना के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि भाई सीटें जिसकी ज्यादा, मुख्यमंत्री उसका, हमारी सीटें ज्यादा, ये मुख्यमंत्री हमारा होगा। आज वही स्थिति जम्मू कश्मीर में आपके लिए पैदा हो गई है। तो पीडीपी के पास ज्यादा सीटें हैं तो मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए उस गणित के हिसाब से। अनुराग जी, अब ये बताइए, हम सारी चर्चा जो है टेलीविजन सेट पे तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो केवल आपका सारा इंडिया न्यूज, मैं तो केवल आपका मन जानना चाह रहा हूँ। क्या करेंगे? मैं तो आपका मन जानना चाह रहा हूँ। आप मन की बात मत कीजिए, आप मन की बात हम बाद में आपको बताएंगे, चिंता मत। भाई मन की बात मोदी जी करते, मैं क्या करूंगा? मन की बात करने में आपत्ति नहीं है। वेद महाजन जी ने साफ कहा कि वो चाहते कि मुख्यमंत्री उनका हो। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आपको इस पे आपत्ति तो नहीं है। हाँ या ना का उत्तर देना था आपको। चलिए, बहस बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, यहीं से इस बहस को हम शुरू करेंगे। मैं आऊंगा बलूनी जी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। इस डिबेट कर रहे हैं कि जो वोटर्स थे जम्मू कश्मीर के या झारखंड के, उन्होंने मोदी पर भरोसा किया, बीजेपी पर नहीं। इसका आधार हमने ये दिया कि कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में 9 रैलियां मोदी की हुई, जिनमें से जम्मू में 8 रैलियां उन्होंने 8 जिलों में की, और कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर में उन्होंने एक रैली की। जहां जहां मोदी गए वहां जीत हासिल हुई, जहां मोदी नहीं गए वहां बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं था। घाटी में बीजेपी को किसी ने नहीं पूछा, लद्दाख में बीजेपी को किसी ने नहीं पूछा। बहरहाल डिबेट अब इससे आगे बढ़ चुकी है। अब मामला फंसा हुआ है कि सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी कैसे, क्योंकि अमित शाह ने कहा है इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मामला थोड़ा पेचीदा है, हम देखेंगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करते हुए कौन हमारे साथ आना चाहता है, हम उसके साथ जाएंगे। इस वक्त डॉक्टर समीर कौल साहब मेरे साथ है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मामला थोड़ा पेचीदा है, हम देखेंगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करते हुए कौन हमारे साथ आना चाहता है, हम उसके साथ जाएंगे। इस वक्त डॉक्टर समीर कौल साहब मेरे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन पीडीपी के जुड़ गए। ये सीधा सवाल मैं उन्हीं से किए लेता हूं। समीर साहब, मामला पेचीदा जरूर है, लेकिन आपने साफ तौर पर अपनी शर्त रखी है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी का ध्यान करते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बात की महबूबा मुफ्ती ने 2002 के, उन्होंने कहा कि तब बड़ी अच्छी सरकार चली थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर। आपने संदेश अपना साफ कर दिया है। कौन, किसके साथ आप जाएंगे, क्या लगता है आपको? सफर किसके साथ आसान रहेगा? देखिए, जैसे महबूबा जी ने पहले कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई गवर्नमेंट अगर लोगों की डेवलपमेंट करनी है और लोगों को उठाना है तो किसी हिसाब से चलनी चाहिए। जैसे आपने देखा पिछली गवर्नमेंट उतनी अच्छी फंक्शन नहीं कर पाई, जिसको लोगों ने उनको नकार दिया। लेकिन इसलिए आगे गवर्नमेंट जो भी चलनी है, एक स्टेबल स्थिर गवर्नमेंट के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें दोनों ही पार्टीज के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, सबका ख्याल रख के चलना चाहिए। तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिबिलिटी, अगर पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट में जो पार्टी हो उसकी क्रेडिबिलिटी ना रहे तो वो गवर्नमेंट की स्थिरता पे असर करता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम उनके साथ चलेंगे जिनको हमारी मुश्किलातों का, अच्छाइयों का, बुराइयों का और हमारे मजबूरियों का एहसास होगा। वैसे ही हम उनकी मजबूरियों का एहसास करने के लिए तैयार हैं। जी, अनिल बलूनी जी, बार बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जा रही, 2002 का हवाला भी महबूबा मुफ्ती दे चुकी हैं, आपकी सहमति है इस पर? देखिए अनुराग जी, मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि मैं इस बारे में हम लोग अभी कोई बात नहीं करेंगे। पहले हम लोग आपस में बात करेंगे, अब लोग देखेंगे किसके साथ हमारा कैसा रहेगा, तो उसके बाद आपको जब समय आएगा उचित समय पर आपको बताया जाएगा। अभी पहले डिसाइड होने दीजिए, हमको बैठने दीजिए। अभी रिजल्ट आए हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ पल का इंतजार कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जी, अनुज गुप्ता जी, ये किन समीकरणों की बात अनिल बलूनी जी कर रहे हैं कि अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या हो सकता है?
मुख्यमंत्री पीडीपी का होगा, इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं है बीजेपी में अभी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी सहमति जताने से भी अनिल बलूनी बच रहे हैं। आखिर बीजेपी में किस आधार पर अमित शाह ने कहा कि इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, बीजेपी के लिहाज से अच्छा होना दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि कोई सरकार नहीं बन पा रही है, उसमें भी जो शासन की कमान है वो दिल्ली के हाथ में रहेगी, तो बीजेपी के लिए वल्ले वल्ले उसमें। और दूसरा, यदि बीजेपी, क्योंकि एकमात्र विकल्प जो वहां के अंकगणित में दिखता है, पीडीपी और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाए, दोनों के डीएनए नहीं। देखिए, उसमें तो 40 का ही आंकड़ा हो रहा है ना, बाद के 4 कहां से लाएंगे? जो 7 अन्य हैं उनमें 2 जो हैं लोन साहब की पार्टी के हैं, 3 इंडिपेंडेंट है, जिसमें 1 जम्मू क्षेत्र से जीते हुए गुप्ता जी हैं। तो किधर वोट डालने वाले लोग होंगे कहना मुश्किल होगा। बीजेपी और पीडीपी दोनों का डीएनए बहुत अलग है, मगर मैं तो कहता हूं देश हित में होगा यदि दोनों मिलकर के बनाए, क्योंकि दोनों जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रों में दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस लेने वाली पार्टियां हैं। यदि ये दोनों एक साथ आती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है, जिसमें गिव एंड टेक दोनों को करना होगा, तो शायद कश्मीर समस्या के समाधान के लिए दोनों गंभीर पहल कर सकते हैं वहां पर जी। लेकिन बाद की राजनीति क्या होनी होगी उसकी चिंता इनको छोड़नी होगी। उसके लिए जिसके अधिक विधायक हैं पीडीपी, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री का पद आपको उनको देना होगा, उससे कम पर तो पीडीपी कभी मान नहीं पाएगी। इतना स्वाभाविक है तो अनिल बलूनी इसका जवाब देने से बच क्यों रहे अनुज गुप्ता जी? नहीं तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ भाजपा बढ़ना चाहती है वहां पर, क्योंकि कोई सरकार तो बना नहीं। मैं आ रहा हूं पुनिया जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या ये आशंका अनुज गुप्ता जी की ठीक है बलूनी जी? क्या यही है जिसका इंतजार करना है? नहीं देखिए, हम लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और हम जनमत को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अभी इस तरह की किसी बात के पक्ष में नहीं है कि वहां लोकतंत्र ना रहे। ऐसे इस तरह की बातें जो है वो अभी ये सवाल हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी से पूछा गया था, उन्होंने भी यही जवाब दिया था। इसलिए मेरे को लगता है ये कल्पना है आप लोगों की। नहीं बलूनी साहब, राष्ट्रपति शासन भी लोकतंत्र के अंदर का ही हिस्सा है, कोई अलग से मामला नहीं है। क्योंकि कोई भी दल कोई ऐसा अंकड़ित ऐसा है कि कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, कोई दावा नहीं कर सकता बहुमत का, इसलिए वही एकमात्र विकल्प बचता है यदि विधानसभा को जिंदा रखना है तो। देखिए अनुराग जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को बात करने दिया जाए, अभी कुछ समय दिया जाए, और निश्चित तौर पे जो झारखंड के लिए और जो जम्मू कश्मीर के लिए हित में होगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मन के मुताबिक होगा, वो फैसला किया जाएगा। लेकिन कुछ समय इंतजार कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, इस पे ज्यादा आकलन करना मेरे ख्याल से भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं लेकिन सवाल तो आपसे पूछूंगा ही। और पीएल पुनिया साहब, गुलाम नबी आजाद साहब की भी एक बात मुझे याद आ रही है, जो अब से कुछ देर पहले उनका बयान आया था। उन्होंने ये संभावना जाहिर की थी कि उन्हें उम्मीद है कि महबूबा मुफ्ती यानी कि पीडीपी सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएंगे। अब यहां जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब का भरोसा टूटने वाला है। देखिए, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और जो संविधान के अनुसार जो प्रैक्टिस है उसके अनुसार उन्हीं को अधिकार है कि वो आगे बढ़ के और सरकार बनाए। आंकड़े कम हैं, वो आंकड़े कहां से आएंगे ये समय बताएगा। बलूनी जी भी इसको बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सही है कि वहां पर जो जम्मू कश्मीर स्टेट का विशेष दर्जा है, संवेदनशीलता है, और उसके लिए सबको मिलके ध्यान से उसमें स्थायी सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे इसके लिए ये पीडीपी के नेतृत्व में सरकार बने और बाकी सभी दल उनको समर्थन कर दें, चाहे बाहर से समर्थन कर दें, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। कांग्रेस तैयार है, आप तैयार है? चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी है, वैसे संकेत बहुत बड़ा दिया है। वही दल है जो आर्टिकल 370 के खिलाफ खुल के जो बोल रहे थे, जो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी जब जा रहे थे कश्मीर, 2 दिन तक कश्मीर बंद रहा, और इसी वजह से हीना भट्ट जैसे जो जिसको सोच रहे थे कि वो पूरी तरह जीत गई, उनकी जमानत जब्त हुई। तो ये सोच लेना कि लद्दाख में और वैली में भारतीय जनता पार्टी कभी अपना वजूद बना पाएगा, मैं नहीं समझता कि ये संभव है। लेकिन ये पीडीपी के ऊपर है,
वो किस तरह के अपने साथी चाहते हैं, किनके साथ मिलकर बैठना चाहते हैं, क्या उन्हीं के साथ चाहते रहे हैं जो जिनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बहुत तेजी से बात करते रहे। ठीक है, मैं समझता हूं, ठीक है पुनिया साहब, अपना जो मानना है हाँ। कि जम्मू कश्मीर में सरकार ऐसी बननी चाहिए जिसमें सबका समर्थन हो। ठीक है डॉक्टर समीर कौल, आपकी तो बल्ले बल्ले है, पौ इसी को कहते हैं। बीजेपी भी तैयार बैठी है और अब तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि भाई पीडीपी की लेड सरकार बने और सभी दल जो बाकी बचे बीजेपी को छोड़कर उन्हें अपना समर्थन अब पीडीपी को कर देना चाहिए सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए। मुझे लगता है कि ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे जब हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी अगले 1-2 दिनों में, जहां पे मुफ्ती साहब की क़यादत में ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी और लोग क्या चाहते हैं उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान में जरूर रखी जाएंगी। जी, बातें ध्यान में जरूर रखी जाएंगी समीर कौल साहब, लेकिन सवाल अभी ये उठता है कि आप जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसमें 370 का भी एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ उसके इस मुद्दे पर आगे बढ़ना आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा? जब हम उस मरहले पे पहुंचेंगे कि बातचीत हो, या अगर ऐसा मरहला कभी आता है तो तब ये चीजें सब बात करेंगे। हम लोग तो हर एक से बात करते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 और ये हमारे लिए बड़ी प्राइमरी मुद्दे हैं टू प्रोटेक्ट, जो हमने कसम खाई है टू प्रोटेक्ट द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें आर्टिकल 370 का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल हम मानते हैं, जो हम नॉन नेगोशिएबल समझते थे और समझते हैं। इसलिए इन सब चीजों पे बातें की जाएंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी ने भी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े तो आर्टिकल 370 को एक तरह से बैक बर्नर पे ही रखा गया था। जी, अनिल बलूनी जी, कहीं ऐसा ना हो कि इन बातचीत की नौबत ही ना आए और जैसा पुनिया साहब जो संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं वो भी एक दिलचस्प समीकरण हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सारे समीकरण खुले हुए हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, देखते हैं, समय आने दीजिए। अभी आप देखिए ना, कोई अच्छी खबर की हमने आपको कहा नहीं, लेकिन अगर पीडीपी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने और सभी ने समर्थन कर दिया तो फिर वो वक्त आएगा ही कहाँ? नहीं, अभी इंतजार कीजिए ना, हम आपको कह तो रहे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप चिंता मत कीजिए। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस तो शुरू से करते आ रही है, अब कांग्रेस के पास तो कोई काम नहीं बचा है, वो करेंगे वो लोग जो करना है उन्होंने, लेकिन आप देखिए, आप इंतजार कीजिए। जी, अनुज गुप्ता जी, यहां पर हालांकि कांग्रेस की भूमिका को आप थोड़ा सा दरकिनार करके चल रहे थे सरकार बनाने को लेकर के, क्योंकि नंबर पूरे नहीं होते कांग्रेस के साथ पीडीपी के जाने पर भी, लेकिन यहां पुनिया साहब ने जो एक नया समीकरण का पासा फेंका है, मुझे दिल्ली के विधानसभा चुनाव याद आ गया कि किस तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर उनकी सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी। क्या वही समीकरण जम्मू कश्मीर में बन सकते हैं? आपका आकलन इस बारे में क्या कहता है, जो पुनिया साहब ने एक नया प्रस्ताव दिया? देखिए साहब, होने को जरूर हो सकता है, लेकिन मैं उमर साहब का जो बयान है कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, हाँ। यदि वो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, माने सरकार जो पीडीपी की बन सकती है, तो कौन सा ब्रह्म वाक्य हो गया ये उनका? ये कौन सा उनका ब्रह्म वाक्य हो गया? तो विकल्प तो उनके लिए भी खुले होंगे। यदि वो बाहर से समर्थन देने, देखिए कश्मीर घाटी के अंदर यदि राजनीति है तो वो पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो एक दूसरे को यानी एक बढ़ेगी दूसरा घटेगा, ऐसा होना हो तो क्या आप अपने शत्रु को ताकत देना पसंद करेंगे क्या? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी शत्रु नहीं होता। बिल्कुल, तो यदि वो सरकार बनेगी तो बहुत अस्थिर सरकार होगी, हाँ। इसलिए देर से देर फिर राष्ट्रपति शासन वहां लगना ही होगा, हाँ। लेकिन मेरा क्या सोचना है कि ये सरकार यदि बीजेपी और पीडीपी, लेकिन शायद बीजेपी को रोकने की शर्त पर ये सभी को मंजूर हो, तो ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये इसमें बहुत खींचतान। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में बाप बेटी का भी जिक्र किया था कि उनकी सरकार नहीं बन। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि दोनों का डीएनए अलग अलग है, 370 पर एक्सट्रीम पोजीशन से दोनों की, इसलिए यदि ये दोनों साथ आ पाते हैं तो तनाव के बिंदु हिंदुस्तान में बहुत कम हो जाएंगे, कश्मीर में बहुत कम हो जाएंगे। आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे वो बहुत बड़ा विषय है। जी, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये एक बहुत बड़ा विषय है। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं हम यहां पर, यहीं से इस डिबेट को शुरू करेंगे। अनिल बलूनी जी के लिए एक बहुत अहम सवाल है, पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए, चर्चा में अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए सीधे चर्चा को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की हमने बात की, एक झारखंड के समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। झारखंड में कौन मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये तीन चेहरे सामने हैं, रघुवर दास, सरयू राय, सुदर्शन भगत। किसकी संभावना यहां ज्यादा बनती है? अनिल बलूनी जी, इन नामों पर जो चर्चा चल रही है, इसमें आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, तीनों में आपने तीन नाम दिए। अब मैं ये कहता कि कल पार्लियामेंट्री वोट होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और एक सुशासन वहां दिया जाएगा। जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का, कमल की पार्टी का एक मुख्यमंत्री वहां कल बनाया जाएगा। जी, बहुत बचते हुए अनुज गुप्ता जी अपनी राय रखी है इस मामले पर अनिल बलूनी जी ने। लेकिन अगर देखा जाए संभावनाओं को, तो क्या आपको लगता है? मुझे तो अनुराग ये लगता है कि बीजेपी गैर आदिवासी यानी सामान्य समुदाय में से इस बार वहां मुख्यमंत्री देगी। इसलिए जो दो नाम पहले वाले हैं, इनके बीच चलना होगा और उसमें मुझे रघुवर दास की उम्मीद ज्यादा लगेगी। रघुवर दास की उम्मीद आपको ज्यादा लगती है। पीएल पुनिया साहब, क्या बीजेपी के लिए ये जरूरी होगा या ये सही रहेगा कि वो एक आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखे? देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, वो सरकार बनाएंगे, ये वही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा अंदाज नहीं लगाना चाहिए, वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए किसको मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जैसे अन्य जगहों पर देखा है, महाराष्ट्र में देखा और हरियाणा में देखा, वो लीग से हटके हमेशा इस तरह का चयन करते हैं। वहां आदिवासी हमेशा मुख्यमंत्री रहता रहा है। अब की बार देखना होगा कि वो आदिवासियों की उपेक्षा करते हैं या उनका समर्थन करते हैं, ये देखने की बात होगी। और ये एक बड़ी चुनौती होगी अनिल बलूनी जी आपके सामने, ये मानते हैं आप? रहिए, हम सब चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम एक अच्छा वहां सरकार देने वाले हैं, एक बहुत कुशल मुख्यमंत्री देने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, केवल 24-48 घंटों का इंतजार कीजिए। बहुत झारखंड को 14 साल का वनवास वहां समाप्त हुआ है। 14 साल बाद कोई वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और झारखंड को उन्नति करना है। बहुत ही संपन्न जो है वो राज्य है, उस राज्य के लोगों को भी बलूनी जी जम्मू की उन्नति करना चाहता है, जम्मू कश्मीर भी बलूनी जी उन्नति करना चाहता है। 48 घंटे के इंतजार के बाद आप झारखंड को तो एक अच्छा मुख्यमंत्री दे देंगे, जम्मू कश्मीर को क्या देंगे? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप इंतजार कीजिए, झारखंड के अंदर भी इंतजार कीजिए, दोनों राज्यों में अच्छा होगा। पूरे देश के अंदर पूरा 125 करोड़ देशवासियों का विकास होना है, सबका साथ सबका विकास करना है हमको। नहीं, गोल मोल जवाब मत दीजिए, बताइए ना कि जम्मू कश्मीर में जो समीकरण और संभावनाएं बन रही हैं, उसमें क्या भूमिका होने वाली है बीजेपी की? 370 पर क्या रुख रहेगा अगर पीडीपी के साथ जाना होता है तो? जो मुद्दे, अच्छा, आप गोलमोल जवाब नहीं चाहते हैं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, जो पार्टी की सर्वोच्च संस्था का विषय है, वो मैं टीवी चैनल पे बताऊंगा, तो गोलमोल जवाब ही देना पड़ेगा। जो सवाल ही आप चलिए, आपने माना आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कीजिए, हम आपको सही जवाब देंगे। समीर कौल साहब, जो आपने कहा कि आपका सबसे प्राथमिक मुद्दा है 370, आर्टिकल 370, अगर उस पर बात नहीं बनती है बीजेपी के साथ, तो फिर पीडीपी के पास क्या विकल्प होगा? मुझे लगता है इन सब बातों का जो विचलन हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो करेगी, और ज्यादा लोगों का क्या मानना होगा उसमें और क्या राय बनती है, आम राय, उस हिसाब से ही फिर इसमें आगे चलेंगे। अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मसला नहीं है, कई और मसले भी हैं। और हमारे लिए भी ये देखना है कि जम्मू के प्रांत को भी साथ लेके चलना है, जैसे कश्मीर और जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, उनकी अच्छाई किसमें है, वो किससे खुश रहेंगे, लद्दाख के लोग किससे खुश रहेंगे, कश्मीर वादी के लोग किससे खुश रहेंगे। तीनों ही चीजों को हमारे लिए समझना भी एक मुश्किल काम है। वो समझेंगे और एक आम राय बना के आगे चलेंगे। अनुज गुप्ता जी, बहुत आसान लगता है कि पीडीपी और बीजेपी एक साथ आ जाएं तो जम्मू कश्मीर में एक अच्छी सरकार बन जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं आसान है साहब। देखिए, जम्मू और श्रीनगर दोनों क्षेत्रों के लोग पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल तने हुए से रहते हैं, और उसी तरह की वोटिंग उन्होंने लोकसभा में की और अभी विधानसभा में की है। इसलिए कौल साहब कह रहे हैं कि
जम्मू के लोगों को क्या अच्छा लगने वाला है और श्रीनगर के लोग, वैली के लोगों को क्या अच्छा लगने वाला है, सभी चीजों को देखना होगा। और यही तो सबसे बड़ी कठिनाई होगी कि दोनों की पसंद अलग अलग है, दोनों का डीएनए, यानी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की जनता की बात कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे से खींचना चाहते हैं चीजों को। इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन की संभावना को मैं दरकिनार कर दूं जो आपने जाहिर की है, तो फिर अमित शाह के मुताबिक क्या अच्छा होने वाला है? पीडीपी से गठबंधन उनका हो जाए, वही एकमात्र फिर उनके लिए अच्छा हो सकता है। अन्यथा दूसरा विकल्प जो होगा कि पीडीपी को सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दोनों मदद बैक स्टेप करेगी बीजेपी। बीजेपी बैक स्टेप करे तो श्रीनगर में सरकार बना लेगी, वहां वो मुख्यमंत्री बना लेगी, लेकिन फिर शेष हिंदुस्तान में वो क्या चेहरा दिखाएगी। इसलिए बहुत आसान नहीं होगा, बहुत आसान नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है अनिल बनूली जी इस वक्त सबके सामने कि फिर क्या अच्छा होने वाला है। थोड़े से इंतजार की आपने बात कही है, आप अहम मुद्दे से 370 से अगर पीछे नहीं हटेंगे तो पीडीपी के साथ आगे जाएंगे कैसे? राष्ट्रपति शासन आप लगवाना नहीं चाहते क्योंकि लोकतंत्र में आपका यकीन है, तो फिर अच्छा क्या होने वाला है? कुछ तो हिंट दे दीजिए। अनुराग जी, इंतजार में मजा है। अभी सर्दियां भी चल रही हैं, आप इंतजार कीजिए, अपना थोड़ा थोड़ा हीटर में हाथ सेकिए, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए बस। चले, इंतजार करने के अलावा देश के पास कोई चारा नहीं। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? महबूबा मुफ्ती को लगता है कि राह थोड़ी आसान है, लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। अमित शाह को लगता है कि थोड़े से इंतजार के बाद नतीजे बड़े मजेदार आने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है। बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर जम्मू कश्मीर की राजनीति इन नतीजों के बाद आ गई है। झारखंड में भी कौन होगा मुख्यमंत्री, ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी चेहरे को आगे करेगी या छत्तीसगढ़ की तरह वहां कुछ होने वाला है। बहरहाल ये सब बीजेपी की जो बैठक होने वाली है उसी के बाद फैसला होगा और उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा। सभी का इस डिबेट में, बीच बहस में शामिल होने के लिए, चर्चा के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।